हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आपके सामने जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उसका नाम है द बारबेरियन। तो दोस्तों, इस मूवी को देखने के बाद मैं शायद किसी सुनसान इलाके में एक पुरसकून आलीशान घर भी रेंट पर नहीं लूंगा। तो दोस्तों, मूवी के स्टार्ट में हम एक गर्ल को देखते हैं जिसका नाम टेस है। टेस एक बेहद सुनसान इलाके में एक घर के सामने आकर अपनी कार रोकती है। इस वक्त यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है, इसलिए वो जल्दी से घर के अंदर जाना चाहती है। वो घर का लॉक कोड ट्राई करती है लेकिन वो वर्क नहीं करता। लेकिन जब वो सेकंड कोड ट्राई करती है तो वो काम कर जाता है। की बॉक्स ओपन होता है लेकिन उसके अंदर कीज नहीं होती। असल में टेस ने ये घर रेंट पर लिया है और वो रेंट कंपनी को कॉल करती है लेकिन कोई भी उसकी कॉल पिक नहीं करता। अब टेस परेशान और बेचैन होने लगती है। वो अपने आसपास टाउन को देखती है तो पूरा टाउन बिल्कुल सुनसान होता है। किसी एक घर में भी कोई एक लाइट नहीं जल रही होती, जो कि एक बहुत ही अजीब बात होती है। जब वापस आकर वो अपनी कार में बैठती है तो वो देखती है कि उसके घर के अंदर पहले से कोई शख्स मौजूद है। लाइट जल रही होती है। वो दोबारा से उठती है, जाकर घर का डोर नॉक करती है ये जानने के लिए कि घर में कौन है। और दोस्तों, कुछ ही देर में कोई शख्स घर का डोर ओपन करता है। वो इस वक्त घर में सो रहा था, जबकि उसकी बातों से ये लग रहा होता है कि शायद उसने भी ये घर रेंट पर लिया है। दोस्तों, इस शख्स का नाम केथ है, जिसकी बातों से ये साफ जाहिर हो रहा होता है कि शायद उसने भी ये घर रेंट पर सचमुच में लिया है। इट्स मीन के एक वक्त में दो पर्सन्स को ये घर रेंट पर दिया गया है। वो टेस से बहुत अच्छे तरीके से बात करता है। इस घर के नंबर यानी 476 को रेंट कंपनी से कंफर्म करने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई ये घर दो लोगों को रेंट पर दिया गया है। रेंट कंपनी की तरफ से इतनी बड़ी मिस्टेक। वो टेस को अंदर आने के लिए कहता है। टेस इस वक्त सिर्फ वॉशरूम यूज करके इस घर से वापस जाना चाहती है। वो केथ को बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये रेंट कंपनी की तरफ से कोई मिस्टेक है, इसमें केथ का कोई कसूर नहीं। लेकिन केथ उसे इस वक्त इतने सुनसान टाउन में बाहर जाने से रोक देता है। वो बताता है कि इस वक्त हड़ताल चल रही है, तो टेस को इस वक्त कोई भी रूम किसी भी जगह पर अवेलेबल नहीं मिलेगा। तो अब टेस ये फैसला करती है कि वो सारी रात अपनी कार में बैठकर गुजारेगी और सुबह होते ही वो यहाँ से चली जाएगी। लेकिन केथ इतना बुरा नहीं है। वो बताता है कि इस टाउन में इस वक्त कोई कन्वेंशन चल रही है और वो नहीं चाहता कि एक गर्ल सारी रात अपनी कार में बैठकर गुजारे। वो टेस को रूम में सोने की ऑफर करता है और वो कहता है कि वो बाहर सोफे पर सो जाएगा। तो परेशानी की या घबराने की कोई बात नहीं है। सुबह उठते ही वो दोनों दोबारा से रेंट कंपनी को कॉल करेंगे। हो सकता है कंपनी की गलती की वजह से उन दोनों को यहाँ पर फ्री स्टे मिल जाए। टेस भी मान जाती है और अब केथ बाहर टेस की कार से उसका सामान लेने के लिए जाता है, जबकि बाहर तेज बारिश हो रही होती है। इतनी देर में टेस केथ का आईडी कार्ड चेक करती है, जो कि देखने में बिल्कुल रियल लग रहा होता है। तो ये दोनों मिलकर बेडशीट वॉश करते हैं, घर को साफ करते हैं। लेकिन दोस्तों, केथ यहाँ पर टेस को वाइन पीने की ऑफर करता है और जब वो उससे बातें कर रहा होता है तो वो रैम्बलिंग यानी हिचकिचा रहा होता है, लर्ज रहा होता है, ठीक से बात नहीं कर पाता, जो कि टेस के लिए एक बहुत ही टेंशन की बात होती है। केथ ऐसा क्यों कर रहा है। आपस में बातें करते समय इन लोगों को पता चलता है कि टेस यहाँ पर जॉब के लिए आई है। वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग के लिए काम करती है। इट्स मीन के वो डॉक्यूमेंट्री के लिए न्यू सीन्स और न्यू लोकेशंस सर्च करती है और मूवी कंपनी को बताती है। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा अजीब बात ये होती है कि जो काम टेस करती है वही काम केथ भी करता है। वो भी मूवी कंपनी के लिए न्यू लोकेशंस सर्च करता है और ये दोनों मूवीज इंडस्ट्री से ही ताल्लुक रखते हैं। खैर, रात काफी हो जाती है कि दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं, बेडशीट बिछाते हैं। टेस को केथ बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत नाइस है, बहुत पोलाइट है, उसकी काफी हेल्प करता है। टेस बेड पर सो जाती है और केथ बाहर सोफे पर सो जाता है। लेकिन दोस्तों, आधी रात को टेस को अचानक महसूस होता है कि कोई चीज उसके बेड के बिल्कुल पास खड़ी गुर्रा रही है। बहुत ही अजीब सी आवाज आती है। लेकिन जैसे ही टेस उठकर देखने लगती है, वहां पर कोई नहीं होता, बल्कि उसके रूम का डोर ओपन होता है। वो अपने रूम से बाहर निकलती है ये देखने के लिए, लेकिन जब वो केथ के पास जाती है वो यकीनी तौर पर सो रहा होता है। यानी उसे तो इस बारे में कुछ नहीं मालूम और ना ही वो टेस के रूम में आया था। लेकिन यहाँ पर एक और बहुत ही अजीब बात होती है। केथ सपने में डर रहा होता है। टेस जब उसे डरता हुआ देखती है तो वो उसे जगा देती है और वो बेहद ज्यादा शौक से डर कर उठता है। टेस से उसे जगाने की वजह पूछता है और वो सारी बात केथ को बताती है। तो दोस्तों, अब ये दोनों उठकर घर को सर्च करते हैं। घर के डोर्स, हर चीज सर्च करते हैं, लेकिन घर में कोई भी ऐसी चीज नहीं होती या कोई
कोई भी तीसरा शख्स नहीं होता जो टेस के रूम का डोर ओपन कर सके। तो बिल आखिर ये लोग दोबारा से सो जाते हैं, लेकिन जब सुबह होती है, टेस उठती है, बाहर जाती है तो बाहर केथ नहीं होता, बल्कि वहां पर एक नोट पड़ा होता है जिसमें लिखा होता है कि वो शाम को वापस आएगा। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। और दोस्तों, अब टेस जब इस घर से बाहर निकलती है, पूरा टाउन टूटा होता है। इस टाउन का हर घर ना सिर्फ खाली है बल्कि टूट चुका है, सिवाय इस घर के जिसमें केथ और टेस रह रहे हैं। टेस जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठती है, काफी लॉन्ग ड्राइव करती है और अपनी जॉब पर चली जाती है। दोस्तों, टेस जब अपनी को-वर्कर को ये बताती है कि वो बारबरी टाउन में रहती है तो वो भी तुरंत उसे वहां पर रहने से मना करती है। वो टाउन बिल्कुल सेफ नहीं है और वहां पर कोई भी नहीं रहता, इसलिए टेस को भी वहां पर नहीं रहना चाहिए। लेकिन टेस अपनी फ्रेंड को बताती है कि उसके साथ एक बहुत अच्छा मर्द रहता है जिसका नाम केथ है और वो हर हाल में उसे प्रोटेक्ट करेगा, वो उसे पसंद करती है। और ऐसा बोलकर टेस अपनी जॉब से वापस बारबेरी टाउन आ जाती है, अपनी कार से बाहर निकलती है, घर की तरफ जा रही होती है कि इतने में एक भिखारी जो कि बहुत अजीब लग रहा होता है, ये शख्स टेस पर हमला कर देता है और चीख चीख कर उसे कह रहा होता है कि तुम यहाँ नहीं रह सकती, तुम्हें इस टाउन से चले जाना चाहिए, कि जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम घर से बाहर आ जाओ। लेकिन टेस उसी शख्स से डर जाती है, घर को लॉक कर लेती है और उस शख्स को वहां से भगा देती है। दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आप ऐसे ही किसी टाउन में जाओ जो बिल्कुल खाली हो, ऐसा ही सिनेरियो हो और कोई शख्स आपसे कह रहा हो कि इस घर में तुम नहीं रह सकते, तुम यहाँ से चले जाओ, तो क्या आप घर के अंदर जाकर खुद को लॉक कर लोगे या फटाफट से घर छोड़कर वहां से चले जाओगे? मैं होता तो पहली फुर्सत में चला जाता, लेकिन टेस ऐसा नहीं करती। वो वॉशरूम यूज करने के लिए जाती है और वहां पे टॉयलेट पेपर नहीं होता। अब वो पूरे घर में टॉयलेट पेपर सर्च करने लग जाती है। जब वो बेसमेंट का डोर ओपन करती है तो उसे बिल्कुल सामने स्टेयर से नीचे उतरते ही बेसमेंट के अंदर टॉयलेट पेपर पड़ा हुआ नजर आता है। और अब वो बगैर कुछ सोचे समझे स्टेयर से नीचे उतरती है, टॉयलेट पेपर पकड़ती है, लेकिन बेसमेंट का डोर बड़े आराम से लॉक हो जाता है और टेस बेसमेंट के अंदर ट्रैप हो जाती है, फंस जाती है। वो जितनी भी कोशिश करती है, जितना भी जोर लगाती है, बेसमेंट का डोर ओपन नहीं होता। टेस के पास उसका फोन भी नहीं है, यानी वो किसी को अपनी मदद के लिए बुला भी नहीं सकती। और एक और मसले की बात कि घर की चाबी भी उसके अपने पास ही होती है, यानी वो की बॉक्स में से चाबी घर के अंदर ले आई थी जो इस वक्त उसके पास होती है। इट्स मीन कि अगर केथ भी इस घर में आना चाहेगा तो वो घर के अंदर नहीं आ सकेगा। अब टेस पूरी तरह से बेसमेंट के अंदर फंस चुकी है। वो बेसमेंट के अंदर मौजूद विंडो से बाहर देखती है, बाहर दूर दूर तक कोई भी शख्स नहीं होता कि दोस्तों अचानक उसे बेसमेंट की सामने दीवार से दूसरी तरफ कुछ हलचल, कुछ आवाज सुनाई देती है, जबकि ये तो वॉल की दूसरी तरफ से आ रही होती है। तो वो तजस्सुस में देखने की कोशिश करती है, सर्च करती है, उसे यहाँ वॉल की दूसरी तरफ से आती हुई एक रोप नजर आती है। टेस उस रोप को खींचती है और एक सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है। दोस्तों, ये तो भी शुरुआत है, सीक्रेट डोर ओपन हो जाता है। तो सीक्रेट डोर के दूसरी तरफ बिल्कुल अंधेरा होता है। टेस को दूसरी तरफ कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन उसे अंदर से बहुत ज्यादा होलनाक आवाजें आ रही होती हैं, जैसे कोई चीज उसके बिल्कुल सामने खड़ी उस पर चीख रही है। अब टेस के तोते उड़ चुके हैं, वो बहुत ज्यादा डर चुकी है। वो डोर के अंदर जाने से रुक जाती है, लेकिन फिर भी वो देखना चाहती है कि उसके सामने क्या है। लाइट को मिरर से सीक्रेट डोर के अंदर रिफ्लेक्ट करती है, लेकिन दोस्तों उसे यहाँ पर कोई भी चीज नजर नहीं आती। सब कुछ ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। सीक्रेट डोर के दूसरी तरफ एक छोटा सा पैसेज है जिसके दोनों तरफ रूम्स बने हुए हैं। टेस बहुत हैरान होती है, इन रूम्स में क्या हो सकता है। जो भी है वो इतना शाय है कि जैसे ही उसके ऊपर लाइट पड़ी है वो वहां से गायब हो गया है। तो अब वो स्लोली डोर के अंदर एंटर होती है। आपने मेरे साथ रहना है, बिल्कुल सोना नहीं है। टेस डोर के अंदर एंटर होती है। लाइट बहुत डिम है क्योंकि रिफ्लेक्ट होकर वहां पर आ रही है। वो थोड़ा सा आगे चलती है, सारे रूम्स देखती है और उसे एक ऐसा रूम नजर आता है जिसमें एक कैमरा बेड के ऊपर लगा होता है। वो अंदर जाती है, उस रूम की लाइट ऑन करती है और जो वो वहां पर मंजर देखती है, बेड का हाल देखती है, जमीन पर खून देखती है, वो उसे इतना ज्यादा खौफजदा कर देता है कि वो बगैर कुछ सोचे समझे वापस की तरफ भागती है। इतनी देर में इस हाउस के दरवाजे के ऊपर केथ नॉक कर रहा होता है। टेस राहत का सांस लेती है, वो विंडो से केथ को बुलाती है, उसे कीज देती है। केथ हाउस को ओपन करता है और फिर बेसमेंट ओपन करके टेस को बाहर निकालता है। टेस उसे बताती है कि हमें फौरन इसी वक्त इस घर को छोड़
छोड़कर यहाँ से चला जाना चाहिए। लेकिन माने कौन? वो उसे सब कुछ बताती है। उसने नीचे क्या देखा, वो किस तरह फंस गई थी, नीचे कुछ सुपर नेचुरल चीज है जो उस पर नजर रख रही थी, जो अजीब सा साउंड करती है, हर वक्त उस पर नजर रख रही थी। लेकिन केट उसकी बात नहीं मानता। वो तो खुद देखना चाहता है, वो खुद नीचे जाना चाहता है। उसकी नजर में सिर्फ इतनी सी बात सुनकर वो ये घर छोड़कर नहीं जाएगा, जबकि टेस उसे बहुत ज्यादा मना करती है कि नीचे मत जाओ। वो टेस को यकीन दिलाता है कि वो सिर्फ थोड़ा सा ही देख कर वापिस आ जाएगा जितना टेस ने देखा है। वो टेस से कहता है कि तुम ऊपर खड़ी रहो ताकि उसके नीचे जाने के बाद भी डोर लॉक ना हो जाए और वो दोनों कहीं नीचे ना फंस जाए। इसलिए टेस ऊपर रह जाती है और अब केट नीचे जाता है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, काफी देर वेट करने के बाद टेस उसे आवाजें देने लगती है। पहली आवाज पर केट रिप्लाई करता है, लेकिन दूसरी दफा वो रिप्लाई नहीं करता। टेस रोने लगती है, उसे बहुत ज्यादा आवाजें देती है, लेकिन केट कोई भी जवाब नहीं देता। और अब टेस उसे देखने के लिए जैसे ही बेसमेंट के डोर से अंदर एंटर होती है, डोर फिर से लॉक होने लगता है। टेस वापस आती है, चेयर उठाती है, डोर के सामने रखती है ताकि वो लॉक ना हो पाए, और अब वो खुद बेसमेंट में नीचे उतरना शुरू करती है। वो नीचे उतरती जाती है, केट को आवाज देती जाती है, लेकिन दोस्तों नीचे तो कोई भी नहीं होता। पूरी की पूरी जगह, पूरी बेसमेंट, कॉरिडोर, टनल, हर चीज खाली होती है, रूम्स खाली होते हैं। तो केट कहाँ गया? अब वो डरते हुए, रोते हुए केट को आवाजें देती है और उसे सर्च करने लग जाती है कि अचानक से उसे केट की आवाज सुनाई देती है। दोस्तों एक सीक्रेट डोर तो उसने ओपन किया था जिसमें वो इस वक्त खड़ी थी, लेकिन उसे केट की आवाज दीवार के दूसरी तरफ से एक दफा फिर सुनाई देती है और अब वो देखती है कि यहाँ पर एक और सीक्रेट डोर है। वो उस डोर को ओपन करती है तो दोस्तों अब स्टेयर्स और भी ज्यादा गहरी नीचे जा रही होती है, बिल्कुल अंधेरे में। टेस के पास उसका मोबाइल है, वो केट को आवाजें देती रहती है, कभी कभी केट की आवाज सुनाई देती है, लेकिन अब वो सिर्फ हेल्प मी चिल्ला रहा होता है। टेस नीचे जाती है, यहाँ पर बिल्कुल सामने उसे एक स्टील केज की तरह का डोर नजर आता है। वो उससे आगे बढ़ती है, केट की आवाज दूसरी तरफ से आ रही है, वो उसे फॉलो करते हुए इस टनल के अंदर आगे बढ़ने लगती है जो कि बहुत अंधेरी और बिल्कुल एक खदान की तरह नजर आती है, लकड़ी के पिलर्स लगाकर जिसे सहारा दिया होता है। अगर हम ऊपर से इसका मुआवजा करें तो शायद ये जगह पूरे इलाके के नीचे बनाई गई थी, सिर्फ इस घर के नीचे नहीं। बहरहाल टेस आगे बढ़ती है, उसे अपनी राइट साइड पर स्मॉल केजेस नजर आते हैं और इतनी ही देर में केट रेंगता हुआ उसके सामने आ जाता है। टेस उसे बचा कर बाहर ले जाना चाहती है, लेकिन वो टेस को अंदर की तरफ खींचता है। वो कहता है हम बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, हमें टनल के अंदर और आगे जाना होगा। यहाँ पर कोई चीज है जो मेरा पीछा कर रही है, वो बहुत खौफनाक है, तो हमें उसकी बात माननी होगी। वो चाहती है कि हम इस टनल के अंदर ही रहें। और दोस्तों तभी अचानक पीछे से कोई चीज केट पर हमला कर देती है, उसका सिर जोर जोर से दीवार के साथ मारती है। 1 दफा, 2 दफा, कई दफा वो उसका सिर दीवार के साथ मारती है और केट का यहाँ पर काम खत्म हो जाता है। और दोस्तों यहीं से हमारा सीन भी चेंज हो जाता है। और दोस्तों अब हमें एक शख्स दिखाया जाता है जो इस हाउस का रियल मालिक है। वो इस वक्त न्यूयॉर्क में अपनी स्पोर्ट्स कार चला रहा होता है, जबकि उसे कॉल आती है कि उसकी कोवर्कर ने उस पर रेप का दावा किया है। और दोस्तों ये शख्स भी मूवी मेकिंग दुनिया से ताल्लुक रखता है, देखने में बहुत इनोसेंट लग रहा होता है, जिसने कभी जिंदगी में कोई गलत काम ना किया हो। बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है जैसे उसकी कोवर्कर ने उस पर गलत दावा किया है। अब वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाता है जो उसे बताता है कि उस पर कोर्ट 70,000 का जुर्माना लगा सकती है और उसे ये पैसे इकट्ठा करने होंगे। और पैसे इकट्ठा करने का उसके पास सबसे अच्छा जरिया है कि बारबेरियन टाउन में जो उसका हाउस है वो उसे सेल कर दे। जबकि दोस्तों यहाँ पे हमें पता चलता है कि मिस्टर एजे ने अपना घर रेंट कंपनी को दिया होता है, जो कि मिस्टर एजे का घर ही रेंट पर देते हैं। इट्स मीन के उन्होंने ही केट और टेस को ये घर रेंट पर दिया था। उसकी माली हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उसका फाइनेंशियल एडवाइजर ही क्विट कर देता है। उसके खिलाफ न्यूज में आर्टिकल्स छप रहे होते हैं और अब वो रेंट कंपनी को कॉल करता है कि वो अपना घर अब किसी को मजीद रेंट पर नहीं देना चाहता, वो उसे सेल करना चाहता है। रेंट कंपनी उसे बताती है कि इस वक्त उसके घर में रेंट पर कोई भी नहीं रह रहा, तो वो उसे बआसानी सेल कर सकता है। तो दोस्तों एजे इस घर को सेल करने के लिए आखिरी बार इसके स्क्वायर फुट्स नापने के लिए और इसकी कंडीशन देखने के लिए इस घर में आकर रहने पर मजबूर होता है। ओके तो दोस्तों एजे जैसे ही इस घर में आता है
है। आते ही वो देखता है कि यहाँ पर एक चेयर बेसमेंट के डोर के साथ लगी हुई है और बेसमेंट की लाइट ऑन थी, तो वो बेसमेंट की लाइट ऑफ कर देता है और बेसमेंट का डोर भी बंद कर देता है। अंदर जाता है तो वो देखता है कि किसी और के कपड़े, किसी और का सामान यहाँ पर ऑलरेडी पड़ा हुआ था और अब वो फौरन से रेंट कंपनी को कॉल करता है, जो उसे बताती है कि ये घर तकरीबन कई हफ्ते पहले रेंट पर दिया गया था, लेकिन इस वक्त ये रेंट पर नहीं है। यानी जिसने भी इस घर को रेंट पर लिया था तकरीबन उसने एक हफ्ता पहले ही छोड़कर चले जाना था। यानी रेंट कंपनी ने इस घर को बिल्कुल चेक नहीं किया था और उन्होंने एजे को ये घर वापस कर दिया। एजे अपनी मॉम से अपनी सारी कंडीशन के बारे में बात करता है और वो अपनी कोवर्कर को गालियां निकालता है कि उसकी वजह से वो इस किस्म की सिचुएशन में फंस गया है। उसकी माली कंडीशन इतनी ज्यादा बुरी है कि उसने अपना सब कुछ अब तक बेच दिया है और अब वो बारबरी टाउन ये हाउस बेचने के लिए आया हुआ है। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो अपनी मॉम की कॉल कट करता है उसे उसके फ्रेंड की कॉल आती है, जिसके साथ वो पार्टी पर चला जाता है और यहाँ पर जाकर वो उसे बताता है कि उसने क्या कांड कर रखा है। उसने अपनी कोवर्कर को बहुत अच्छी तरह से फूल बनाया था, जैसे वो दूसरी गर्ल्स को बनाता है, लेकिन इस बार वो ऐसा नहीं कर पाया और इस बार वो इस मसले में फंस चुका है। तो दोस्तों अब वो घर वापस आता है और मेगन यानी कि अपनी कोवर्कर को कॉल करता है, उससे माफी मांगता है, एक दफा फिर उसे फूल बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कॉल की पिक नहीं करती और अब उसे यहाँ पर टेस का बैग नजर आता है। वो टेस के बैग को और उसके लैपटॉप को चेक कर ही रहा होता है कि अचानक उसे बेसमेंट से हलचल सुनाई देती है। वो समझता है कि शायद कोई शख्स छुप कर उसके घर की बेसमेंट में रह रहा है। वो बेसमेंट का डोर ओपन करता है, लाइट ऑन करता है, प्रिटेंड करता है कि शायद उसके पास गन है और जो भी शख्स नीचे रह रहा है वो उस पर फायर करने वाला है और धीरे धीरे वो बेसमेंट के अंदर नीचे उतर जाता है। और दोस्तों यहाँ पर कोई भी नहीं होता। एक दफा फिर सीक्रेट डोर लॉक होता है, यहाँ तक कि यहाँ पर मेन लैंप भी उतरा होता है। एजे को यहाँ पर कोई भी आवाज नहीं सुनाई देती, कोई आंसर नहीं मिलता। और दोस्तों अब उसे भी बेसमेंट की वॉल के दूसरी तरफ से यानी सीक्रेट डोर के दूसरी तरफ से आवाज सुनाई देती है और एजे भी ड्रॉप खींचकर सीक्रेट डोर ओपन कर लेता है और अब एजे इस सीक्रेट डोर से दूसरी तरफ चला जाता है। यहाँ पर जाकर वो मुख्तलिफ रूम्स देखता है, कैमरे वाला रूम भी देखता है, बेड की कंडीशन भी देखता है, फ्लोर पर ब्लड भी देखता है, लेकिन वो इन सब पर तो कोई ध्यान नहीं देता। वो तुरंत वापस आता है, बेसमेंट से बाहर निकलता है, लैपटॉप पर सर्च करता है कि क्या बेसमेंट के स्क्वायर फुट्स हाउस सेल करते वक्त काउंट हो सकते हैं। उसे पता चलता है कि बेसमेंट के स्क्वायर फुट्स हाउस सेल करते वक्त काउंट हो तो सकते हैं, लेकिन उन्हें सेपरेट मेंशन करना जरूरी होता है। और अब दोस्तों एजे इंचिंग टेप उठाकर दोबारा से बेसमेंट के अंदर उतर जाता है, एक एक कमरे, एक एक स्क्वायर फुट की पैमाइश करता है, बल्ब लगाता है, सीक्रेट डोर से दूसरी तरफ चला जाता है, वहां पर भी स्क्वायर फुट्स कैलकुलेट करता है और अब उसे अचानक दूसरे सीक्रेट डोर के दूसरी तरफ से चीखने की आवाज आती है और अब दोस्तों वो सेकंड सीक्रेट डोर को ओपन करता है। उसकी तो जैसे चांदी हो गई है। वो खुशी का इजहार करता है, इंची टेप से स्टेयर्स की मेजरमेंट करता है, नीचे जाता है, टनल में उतरता है और इस टनल को मेजर करने लगता है। यहाँ पे उसे वही स्टील डोर नजर आता है और उसके बाद उसे केजेस नजर आते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो थोड़ा सा परेशान होता जरूर है, लेकिन दोबारा से अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट कर देता है। कैलकुलेशन करते करते उसे एक ऐसा डोर नजर आता है जिसमें टीवी चल रहा होता है और लाइट ऑन होती है। एक ऐसा रूम जिसमें शायद बहुत से लोग जमीन पर सोते थे या शायद उन्हें यहाँ पर कैद करके रखा जाता था। टीवी पर मुसलसल एक प्रोग्राम चल रहा होता है जिसमें मदर्स को अपने बेबीज को संभालने का तरीका समझाया जा रहा होता है, बेबी फीडिंग का। और अब एजे की दिमाग की बत्ती जलती है, उसे समझ आती है कि वो किसी गलत जगह आ चुका है। अभी वो टीवी को और इस रूम को हैरत से देख ही रहा होता है कि अचानक उसके हाथ में जो इंची टेप होती है उसे टनल की दूसरी तरफ से कोई चीज बहुत तेजी के साथ अपनी तरफ खींचती है। एजे इंची टेप को छोड़ता है और वो चीज उसका पीछा करना स्टार्ट कर देती है। अपने भारी कदम और भारी आवाज के साथ वो एजे के पीछे आती है और अब एजे टनल के अंदर और गहरा आगे भागना स्टार्ट कर देता है और इसी वक्त उसकी टॉर्च लाइट भी काम करना बंद कर देती है। जितनी बार भी वो ऑन होती है
हमें वो चीज एजे के और ज्यादा करीब नजर आती है। एजे जब इस टनल के बिल्कुल आखिरी हिस्से में पहुंच जाता है तो यहाँ पर वो एक गड्ढे में गिर जाता है। जैसे ही ये चीज उसके करीब आती है वो आकर इस गड्ढे के ऊपर लगे स्टील केज को बंद कर देती है और अब एजे इस गड्ढे के अंदर फंस जाता है। यानी उस चीज ने एजे को इस गड्ढे के अंदर पकड़ लिया है। और तभी एजे को अपने सामने टेस नजर आती है जो कि उसे खामोश होने का कहती है। जी हाँ दोस्तों, टेस जिंदा होती है, लेकिन यहाँ पर हमारा सीन एक बार फिर चेंज हो जाता है। और अब दोस्तों हम एक और शख्स को देखते हैं जिसका नाम फ्रैंक होता है। वो इसी घर से बाहर निकलता है और इस वक्त इस घर की कंडीशन बिल्कुल न्यू होती है, बल्कि ये टाउन ही पूरे का पूरा न्यू बना होता है। फ्रैंक घर से बाहर निकलता है, अपनी कार में बैठता है, ग्रोसरी स्टोर में जाता है, वहां से बच्चों की चीजें पैम्पर्स वगैरह खरीदता है। जब वो ग्रोसरी स्टोर से बाहर निकलता है तो यहाँ पर वो एक वुमन को देखता है जिसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद वो प्लम्बर बन के उस लेडी के घर में जाता है, उसे ट्रिक करता है, उसके वॉशरूम में लीकेज चेक करने के लिए जाता है, लेकिन वो वहां पर विंडो ओपन कर देता है। इसके बाद वो अपने घर वापस आ जाता है जहाँ पर उसका नेबर उसे बताता है कि इस इलाके में लोगों की बहुत ज्यादा लड़कियां गुम हो रही हैं, इसलिए सभी लोग इस टाउन को छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं और कल हम भी यहाँ से जा रहे हैं। तो क्या फ्रैंक यहाँ से जाना नहीं चाहेगा? लेकिन फ्रैंक रिफ्यूज कर देता है। उसके पास कोई फीमेल नहीं है, उसकी कोई बेटी या वाइफ नहीं है, इसलिए इस टाउन को छोड़कर जाने की उसके पास कोई वजह नहीं है। लेकिन दोस्तों जैसे ही वो इस घर के अंदर एंटर होता है वो सीधा बेसमेंट में जाता है और हमें बेसमेंट से गर्ल्स के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। और दोस्तों अब हमारी मूवी उसी जगह पर वापस आती है जहाँ पर एजे ट्रैप में फंस चुका था। यहाँ पे दोस्तों टेस एजे को चुप रहने के लिए कहती है कि वो बिल्कुल भी शोर नहीं करे, क्योंकि जो भी चीज ऊपर मौजूद है उसे एजे के चीखने की वजह से गुस्सा आ सकता है। और तभी दोस्तों ऊपर मौजूद वो चीज नीचे एक बेहद अजीब सा फीडर लटकाती है और एजे को फीडर पीने के लिए कहती है। एजे जोर जोर से चीखने लगता है और फीडर पीने से रिफ्यूज कर देता है, लेकिन टेस फीडर पी लेती है। वो चीज वापस एजे को फीडर पीने के लिए कहती है, लेकिन एजे एक दफा फिर ऐसा नहीं करता। और अब दोस्तों उस चीज को एजे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो केज को ओपन करके नीचे जंप करती है। वो एजे से तकरीबन डबल साइज की और ताकतवर होती है। वो आकर टेस को प्यार करती है, जबकि टेस एजे को समझा रही होती है कि तुम्हें अगर जिंदा रहना है तो तुम्हें इसका बेबी बनना होगा। फिर से मना कर देता है और वो चीज गुस्से में एजे को उठाकर केज से बाहर ले जाती है और वो सीधा उसे उस टीवी वाले रूम में लेकर जाती है जहां पर अब भी टीवी पर प्रोग्राम चल रहा होता है। लेकिन दोस्तों ये वुमेन पीछे केज का डोर ओपन छोड़ जाती है। टेस इस चीज का फायदा उठाते हुए जल्दी से केज से बाहर निकलती है। इधर हम देखते हैं कि ये वुमेन एजे को जबरदस्ती फीडिंग करवाने की कोशिश कर रही होती है, जबकि टेस धीरे धीरे इस टनल से बाहर की तरफ वॉक करना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही वो टनल के बिल्कुल एज पर पहुंचती है तो उसके पैर से इंची टेप टकराती है, जिससे बहुत तेज साउंड होता है और वो वुमेन अब टेस का पीछा करने के लिए भागती है और एजे को उसी रूम में छोड़ देती है। टेस तेजी से बेसमेंट के डोर के पास आती है, डोर को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ओपन नहीं होता और अब टेस नीचे भागती है, वापस बेसमेंट की विंडो की तरफ जाती है। वो जल्दी से विंडो तोड़ती है और उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसके पीछे वुमेन आ जाती है, लेकिन बाहर खड़ा वही बेकारी वही अजीब सा शख्स टेस को पकड़ के विंडो से बाहर खींच लेता है, लेकिन वुमेन विंडो से बाहर नहीं आती और वापस एजे की तरफ भागती है। लेकिन एजे उससे बचने के लिए टनल के अंदर मजीद आगे चला जाता है जहां पर एक और सीक्रेट पैसेज होता है और एजे उसे क्रॉस करके उसके अंदर चला जाता है। यहाँ पर उसे लेटा हुआ एक बूढ़ा शख्स नजर आता है जो कि दोस्तों फ्रैंक होता है, लेकिन इस वक्त वो बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका होता है। दूसरी तरफ टेस इस शख्स को एजे को बचाने के लिए कहती है, लेकिन वो रिफ्यूज कर रहा होता है। वो कहता है कि तुम बाहर आ गई, बस इतना ही काफी है, तुम किसी सूरत भी इस बेसमेंट के अंदर वापस नहीं जा सकती। तुम तो क्या, इस शहर में कोई भी शख्स तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तुम गनीमत समझो कि तुम यहाँ से बाहर आ गई हो और तुम्हें जल्दी से इस शहर को छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए। ये वुमेन जो तुम्हें अपना बच्चा समझ रही है ये रात को बाहर आ सकती है। इस वक्त दिन की रोशनी में ये बाहर नहीं आई और वापस चली गई है, लेकिन ये तुम्हें पकड़ने के लिए जरूर बाहर
आएगी। टेस जब इस शख्स की ये बात सुनती है तो अब वो घर से दूर जाना चाहती है, लेकिन उसके पास उसके कार की चाबी नहीं होती, इसलिए वो पैदल ही इस घर से दूर चलना स्टार्ट कर देती है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक ग्रोसरी स्टोर नजर आता है जहाँ पर वो पुलिस को कॉल करती है। पुलिस आती है और उल्टा टेस पर ही शक करती है, उसे कहती है हमारी कार से पीछे हो जाओ। शायद पुलिस वालों के इसी किरदार की वजह से वो वुमेन उस बेसमेंट में बनाई गई थी, उसका उस बेसमेंट में अब वजूद भी था और वो हमेशा उस बेसमेंट में रहेगी भी। खैर पुलिस टेस की कोई मदद नहीं करती और अब टेस वापस आती है। दूसरी तरफ एजे को इस रूम में बहुत सी वुमेन्स के कपड़े मिलते हैं डिफरेंट साइजेस के। वो उन कपड़ों को चेक करता है और उसे यहाँ पर कुछ टेप्स नजर आती हैं जिन पर मुख्तलिफ वुमेन्स की कंडीशंस और नाम लिखे होते हैं। एजे इन टेप्स को प्ले करने लगता है, लेकिन फ्रैंक उसे अपने पास बुलाता है और एजे उसे यकीन दिलाता है कि वो जरूर यहाँ से बाहर निकल जाएगा और वो पुलिस लेकर यहाँ पर आएगा और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो उसे जरूर बेनकाब करेगा। फ्रैंक जो कि कुछ बोल नहीं पाता, वो जस्ट इशारा करता है और एजे उसके करीब टेबल कर देता है और अब वो टेप प्ले करता है जिसके ऊपर लिखा होता है गैस स्टेशन रेड हेड। अब दोस्तों इस टेप के अंदर एजे फ्रैंक को गर्ल्स को अब्यूज करते हुए देखता है, वापस मुड़ता है और उससे कहता है व्हाट इज रॉन्ग विद यू। अभी वो इतना ही बोलता है कि फ्रैंक के पास जो एजे ने टेबल किया था, फ्रैंक उस टेबल से गन निकालता है और खुद को ही शूट करके सुसाइड कर लेता है। और अब टेस घर के अंदर घुसती है, घर के अंदर से अपने कार की कीज निकालती है, वापस आती है, कार के अंदर वेट करती है। वुमेन अपने बेबी यानी कि टेस को लेने के लिए घर से जैसे ही बाहर निकलती है, टेस उसे कार से हिट करती है, उसे ट्रैप कर लेती है और अब वो वापस बेसमेंट में एंटर होती है। दूसरी तरफ एजे भी फ्रैंक की गन पकड़ के बाहर की तरफ आ रहा होता है और वो गलती से टेस को ही शूट कर देता है। उसे बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है उसे, और वो टेस को उठाकर उसकी हेल्प करता हुआ उसे बाहर ले आता है। जैसे ये लोग बाहर निकलते हैं, टेस देखती है कि वुमेन जिसे उसने ट्रैप किया था वो वहां पर नहीं है और अब ये लोग बहुत मुश्किल में है और वुमेन कभी भी इन पर अटैक कर सकती है। रात गहरी है और अब ये लोग इस बिल्डिंग से दूर चलना स्टार्ट कर देते हैं। रास्ते में इनको वही बेकारी दोबारा से मिलता है और वो इन्हें एक सेफ प्लेस पर छुपने के लिए कहता है जहां पर उसने आग जलाई होती है। और दोस्तों यहाँ पर वो इनको इस सारे इलाके के राज के बारे में बताता है। ये घर एजे का नहीं है। जिस कंपनी ने एजे को ये घर सेल किया था, उन्होंने एजे को इस घर के ओरिजिनल मालिक का नाम तक नहीं बताया था। ये घर इस वुमेन के बाप का है जो कि फ्रैंक है और वो 40 सालों से यहाँ पर रह रही है। असल में फ्रैंक वुमेन्स को उठाकर बेसमेंट में ले जाता था, उन्हें प्रेग्नेंट करके उनसे किड्स लेता था, फिर उन किड्स से आगे किड्स लेता था। उसने कॉपी ऑफ अ कॉपी इतनी दफा की कि उससे जेनेटिक्स डिसफंक्शन होकर एक ऐसी वुमेन पैदा हुई जो कि अब जिस शख्स को भी पकड़ लेती है उसे अपना बेबी बनाकर उसे प्यार करती है, लेकिन उसका प्यार इतना टॉर्चरस है कि उसके प्यार से ही वो शख्स मर जाता है। अभी ये शख्स ये सारा मसला समझा ही रहा होता है और वो कहता है कि मैं 15 साल से यहाँ पर छुप कर रह रहा हूँ, ये मेरा हाइड आउट है, यहाँ पर वो वुमेन नहीं आ सकती। और उसी वक्त वो वुमेन उस पर अटैक करती है और उसका काम तमाम कर देती है। अब एजे और टेस उससे बचकर आगे भागने लगते हैं। ये दोनों एक ऊंचे टावर के ऊपर चढ़ जाते हैं और वुमेन बिल्कुल इनके पीछे होती है। और अब दोस्तों यहाँ पर हमें एजे का असली रूप नजर आता है। वो खुद को बचाने के लिए टेस को ही ऊंचाई से नीचे फेंक देता है और वुमेन से कहता है कि ये लो तुम्हारा बच्चा, इसे बचा लो। वुमेन अपने बच्चे को बचाने के लिए जंप कर देती है, वो टेस को बचा लेती है, लेकिन खुद यहाँ पर वो मर जाती है। अब एजे टावर से नीचे उतरता है, टेस के पास आता है, देखता वो जिंदा है, उसके साथ दोबारा से अफसोस करता है, काफी शातिर है। लेकिन इतनी देर में वुमेन दोबारा से होश में आ जाती है और एजे की आंखें ही निकाल देती है। एजे का काम तो यहाँ पर तमाम हो जाता है। इसके बाद वो टेस को दोबारा से प्यार करने लग जाती है। टेस जो इस वक्त बहुत ज्यादा जख्मी है, उसे एक बुलेट लग चुकी है और वो इतनी ऊंचाई से नीचे गिरी है, वो बिल्कुल हिल नहीं पाती, या वो ऐसा प्रिटेंड कर रही होती है कि वो एजे की गन उठाकर वुमेन को शूट करने लगती है। लेकिन इस वक्त वुमेन उसे प्यार से फ्लाइंग किस कर रही होती है और टेस उसे शूट कर देती है। और दोस्तों मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि टेस जिंदा बचकर इस टाउन से बाहर निकल जाती है। इट्स मीन कि वुमेन अब सच में मर चुकी है। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है, हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।